नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पॉडकास्ट सखी पूनम चंद्रलेखा और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए साहित्य का खजाना अपने पॉडकास्ट चैनल पर, जिसका नाम है कथा मंजूषा। मेरे इस चैनल पर आप सुन सकेंगे हिंदी साहित्य के साथ साथ विश्व की अन्य भाषाओं की चुनिंदा, प्रसिद्ध और बेहतरीन कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियां। इन कहानियों में आप सुन सकेंगे खट्टे मीठी चटपटी रहस्य और रोमांच के साथ साथ प्रेम कहानियां, जो आपके मन को गुदगुदाने के साथ साथ दिल को छू लेने वाली भी होंगी। दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा कि कहानियों के संदूक यानी कथा मंजूषा से निकलने वाली साहित्य की बेहतरीन कहानियों का आप भरपूर आनंद लें और साहित्य के थोड़ा और नजदीक आएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी। तो सुनते रहिए कथा मंजूषा, और सुनाऊंगी मैं यानी पूनम चंद्रलेखा। कथा मंजूषा के पिटारे में से आज मैंने जो कहानी चुनी है वो है सुविख्यात लेखिका पद्मश्री मालती जोशी जी की। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मालती जोशी जी का जन्म सन 1934 में औरंगाबाद, जो उस समय हैदराबाद रियासत में और अब वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है, में हुआ था। अपने पिताजी के सामाजिक समस्याओं और मुद्दों के संबंध में अनेक विचारों का प्रभाव मालती जी के लेखन पर बहुत गहराई तक पड़ा। यूं तो मालती जी के लेखन की शुरुआत गीतों से हुई। उन्हें प्रतिष्ठित मंचों पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया जाता था और प्रारंभ में उनकी पहचान एक गीतकार के रूप में बन भी गई थी। लोग उन्हें मालवा की मीरा भी कहते थे। मालती जी के अनुसार कालांतर में गीतों का यह स्रोत सूख गया और सन 1969 में वे बच्चों के लिए कविताएं और कहानियां लिखने लगीं, जिनकी खूब सराहना की गई। इसके बाद सरिता, निहारिका, कादम्बनी आदि पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपने लगी। इसके अलावा दैनिक अखबारों के रविवारीय परिशिष्ट में भी उनकी कुछ एक कहानियां छपी। वर्ष 1971 में उस समय के प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका धर्मयुग में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई और उसके बाद से कहानियां लिखने में उनका ऐसा मन रमा कि उनका नाम आगे चलकर देश के चुनिंदा कहानीकारों में शुमार होने लगा। इसके साथ ही वे भारतीय परिवार की चहेती लेखिका बन गईं। मालती जी की कहानियों में बाल एवं स्त्री मनोविज्ञान की गहरी पड़ताल झलकती है। आम बोलचाल की सहज भाषा में लिखी उनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय परिवारों की गहन मानवीय संवेदना के साथ ही साथ नारी मन के सूक्ष्म स्पंदन में ध्वनित होते हैं। मालती जी की 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कई कहानियों का मराठी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़ भाषा के साथ ही अंग्रेजी, रूसी और जापानी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। गुलजार ने उनकी कहानियों पर किरदार नाम से तथा जया बच्चन ने 7 फेरे नाम से धारावाहिक भी बनाए हैं। उन्होंने अपनी कई कहानियों का वाचन आकाशवाणी से भी किया है। इसके अलावा 2 दर्जन से भी अधिक कहानियों का नाट्य रूपांतर भी हो चुका है। लगभग 90 वर्ष की आयु में 15 मई सन 2024 को दिल्ली में मालती जोशी जी का निधन हो गया। आज उन्हीं के कहानी संग्रह से आज मैं जो कहानी आपके लिए चुनकर लाई हूं उसका नाम है उत्तरापेक्षी, जो एक स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी स्त्री की मन की व्यथा को हम सबके सामने उजागर करती है। तो लीजिए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखित यह कहानी उत्तरापेक्षी। तुम क्या पहन रही हो? सब लोग कहीं जा रहे हैं क्या? भूल गई, शाम को मम्मी डैडी तुम्हें देखने आ रहे हैं। अमित, ये बताओ, ये देखने दिखाने का चक्कर क्यों? यह सब तो अरेंज्ड मैरिज में होता है ना। अरे चक्कर कैसा भाई, सिंपल सी बात है। ये लोग अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं, बस। और मैं चाहता हूं तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन खूब अच्छा हो।
इसीलिए पूछ रहा था क्या पहन रही हो। तुम ही बता दो। ट्रेडिशनल सा कुछ पहन लेना। मतलब साड़ी वाड़ी। साड़ी? अमित, अब तक मैंने केवल 2 बार साड़ी पहनी है। एक बार कॉलेज के फेयरवेल में, दूसरी बार दीदी की शादी में। अ, अ, तो अब तीसरी बार पहन लेना, आदत हो जाएगी। बाद में तो पहनते ही रहना है। फिर भी अमित, हम लोग इस मीटिंग को इतना फॉर्मल क्यों बना रहे हैं? मुझे तो यह सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं यार, मैं बस मम्मी के ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। कम से कम उन्हें तसल्ली तो रहेगी कि उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की है। और अगर उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया तो? प्लीज रीमा, ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊंगा। फोन रखने के बाद भी रीमा कितनी देर सुन्न होकर बैठी रही। यूं तो वह कल से ही पसुपेश में है। जब अमित आकर कह गया था कि मम्मी डैडी उसे देखने आ रहे हैं, उसे यह सब कुछ सचमुच अजीब सा लग रहा था। अगर अमित कहता कि वे लोग तुम्हारे माँ पापा से मिलने आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लगता। खैर, उसने तो माँ पापा को सही बताया था, और कल से ही मम्मी भाभी समधिन के स्वागत की तैयारी में जुट गई हैं। उन्होंने तो शायद कुछ गिफ्ट वगैरह भी मंगा कर रख लिए हैं। रीमा के ससुराल वाले पहली बार जो घर आ रहे हैं। साड़ी बांधने में उसे पूरा आधा घंटा लग गया। पसीना पसीना हो गई थी वह। सारा मेकअप धुल गया था। फिर भी बात नहीं बन रही थी। खासकर आंचल ठीक से नहीं आ रहा था। दीदी की शादी में तो उसे साड़ी पार्लर वाली दीदी ने पहनाई थी। उसकी मोर पंखी साड़ी के कामदार आंचल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मोर के पंख की तरह फैला दिया था। दर्जन भर पिनें तो लगाई होंगी, पर 3 घंटे तक आंचल टस से मस नहीं हुआ था। पहले तो उसने खुद कोशिश की, बाद में मां के सामने जाकर खड़ी हो गई। मां, ठीक से पिन कर दो ना। मां किचन में बिजी थी। हाथ धोकर उसकी मदद करते हुए बोली, आज साड़ी पहनने का भूत क्यों सवार हुआ है? उसने लजाते हुए कहा। "अ- अमित ने कहा था जरा ट्रेडिशनली ड्रेसअप हो लेना। मां फिर कुछ नहीं बोली। जैसा बना उन्होंने पल्ला सवार दिया और अपने काम में लग गई। रीमा कमरे में जाकर फिर से मेकअप ठीक करने लगी। वह अपनी साज सज्जा को फिनिशिंग टच दे रही थी, तभी बंगले का गेट खड़का। उसके बाद देर तक घर में स्वागत सत्कार की गूंज होती रही। कुछ देर बाद माँ उसके पास आई। तू तैयार है ना? हाँ, मैं तैयार तो हूं, पर माँ, चाय वाय तुम गोपाल के हाथ भिजवा देना। साड़ी के साथ मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर तक यूं ही खड़ी रही। क्या हुआ? उसने सशंकित स्वर में पूछा। कुछ नहीं। माँ के स्वर में तलखी थी। तुमसे तो ट्रेडिशनली तैयार होने के लिए कहा है, और मैडम खुद कैसे आई हैं? देखना जरा, स्लीवलेस ब्लाउज, नाभि दर्शना साड़ी, बॉय कट बाल। बाकी तो खुद ही देख लेना। माँ को भी और दोनों बेटियों को भी। बेटियां भी आई हैं? और क्या, एक ने लंबा सा चोगा पहना हुआ है जो एक तरफ से बिल्कुल खुला हुआ है, सारी टांगे नजर आ रही हैं। दूसरी की फ्रॉक घुटने से ऊपर है और एक कंधा बिल्कुल नंगा है। मैं तो समझती थी कि ऐसे कपड़े सिर्फ टीवी पर ही पहने जाते होंगे। आज प्रत्यक्ष देख लिया। रीमा के अंदर जैसे कुछ उबलने लगा। बोली, माँ, तुम अमित को मेरे पास भेजना जरा। अमित तो उन लोगों के साथ नहीं है। क्या? उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। इतनी देर तक मन में एक धुकधुकी थी, उत्सुकता थी, और एक हल्की सी खुशी भी थी। अब सबका स्थान केवल रोश ने ले लिया। तुम चलो मां, मैं आती हूं, कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। खुले बालों की कस कर एक चोटी बना ली। इतनी मेहनत से सवारे हुए स्टाइलिश आंचल की सारी पिनें निकाल दी और मां की तरह दोनों कंधों पर आंचल लपेट लिया। फिर वह
धीरे धीरे चलकर ड्राइंग रूम में आई। अमित के मम्मी डैडी को उसने नतमस्तक हो प्रणाम किया। फिर सिर झुकाकर पापा के पास एक स्टूल पर आकर बैठ गई। उसे देखकर सभी लोग चकित थे, उसके माँ बाप भी। बड़ी देर बाद अमित के डैडी के बोल फूटे, अरे वाह, रीमा साड़ी पहन लेती है। हमारी रूही जूही ये तो शायद कभी पहनती ही नहीं। आजकल कौन सी लड़कियां साड़ी पहनती हैं? मां ने कहा। इसका आज पता नहीं कैसे मूड बन गया। शायद आपके ऑनर में, पापा ने कहा और दोनों पुरुष ठठाकर हंस दिए। अमित की मम्मी तनिक सा मुस्कुरा कर रह गई और दोनों बहनों ने नाक भौं से कोड़कर मुंह बिचका दिया। उसके बाद चाय आई। मां ने लंबा चौड़ा सरजाम किया था। बेचारी खुद ही सर्व करती रही। पापा ने थोड़ा हाथ बटाया, पर वह अपनी जगह से हिली भी नहीं। गूंगी गुड़िया की तरह बैठी रही। जो भी कुछ पूछा गया उसका उत्तर जरूर दिया। प्रश्न भी कुछ खास नहीं थे, केवल औपचारिकता भर थी। घंटे भर बैठकर वे लोग चले गए। मां बाप की प्रतिक्रिया जानने का न तो उसमें साहस था न धीरज। उन लोगों के जाते ही वह अपने कमरे में गुम हो गई। दूसरे दिन वह काम पर नहीं गई। मन ही नहीं हुआ। उसका फोन दिन भर बजता रहा, पर उसने उठाया नहीं। जानती थी अमित का है। उससे बात करने की जरा भी इच्छा नहीं थी। शाम को वह खुद दंदनाता हुआ उसके घर पहुंच गया और कमरे में पांव देते ही तल्ख अंदाज में बोला, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जानती हो मैं दिन भर कितना परेशान रहा हूं। रीमा ने उसकी ओर ऐसा रोषपूर्ण कटाक्ष फेंका कि उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसका लहजा भी एकदम नरम हो गया। बोला, सॉरी यार, मैं बहुत टेंशन में आ गया था। एक तो तुम ऑफिस भी नहीं आई, फिर फोन भी नहीं उठा रही थी। डर गया था कहीं कहीं बीमार तो नहीं हो। बीमार हो जाती तो आश्चर्य नहीं था। तुमने उसका पूरा इंतजाम कर दिया था। इतनी ही मेरी फिक्र थी तो कल मुंह छिपाकर क्यों बैठ गए? मैदान में उतरना था ना। कल मैं जानबूझकर नहीं आया। मैं उन लोगों को फ्री हैंड देना चाहता था। फ्री हैंड? वो किस लिए? वैसे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे न आने का कारण मैं जानती हूं। तुम आते तो मां बाप तुमसे अपनेपन से बतियाते। गोपाल भी शायद कुछ बेतकल्लुफ हो जाता। तब यह बात छिपी नहीं रहती कि तुम इस घर के लिए नए नहीं हो। तुम्हारी आमद रफत यहां होती रहती है। अब बेकार की बातें मत करो। हमारी दोस्ती के बारे में सब कुछ बता चुका हूं। तुम्हारा सारा वर्णन भी कर चुका हूं, करता ही रहता हूं। पर कल तुमने ऐसा पुअर शो किया कि बस। पुअर शो मतलब? मम्मी इतना अपसेट हो रही थी। बोली, तुम तो कहते थे रीमा इतनी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ऑलराउंडर है, टॉपर है। मुझे तो वह एकदम बुद्धू और बॉडम लगी। ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं है। मैं ट्रेडिशनल बहू का किरदार निभा रही थी। बहुएं अपने सास ससुर से, खासकर होने वाले सास ससुर से चटर पटर करें, अच्छा थोड़े ही लगता है। और सुना कपड़े भी बहुत ऊट पटांग पहन रखे थे। ऊट पटांग क्यों? साड़ी पहनी थी। तुम्हारा ही सजेशन था। साड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, 2,500 की संबलपुरी पहनी थी। अब तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम्हारे घर वाले, खासकर महिलाएं, इतनी आधुनिक विचारधारा की हैं, तो तुमने मुझे ट्रेडिशनली ड्रेसअप होने के लिए क्यों कहा? बेवकूफ था मैं, उसने झल्ला कर कहा। मुझे क्या मालूम था कि मेरे सजेशन को तुम उल्टा ले लोगी और एकदम एक्सट्रीम पर ही चली जाओगी। तो आदरणीय अमित कुमार जी, आपको यहां आकर मुझे उन सजेशंस का सही अर्थ समझाना था ना। मुझे मेरी सीमाएं तो पता चलती। आप साथ होते तो सही मार्गदर्शन होता, मेरा मनोबल भी बढ़ता। पर आप तो मुंह छिपाकर बैठ गए और मुझे उन लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया। खैर, आपकी कुछ व्यस्तताएं रही होंगी।
पर मेरी हम उम्र आपकी 2 बहनें भी तो वहां थीं। उन्होंने भी कोई पहल नहीं की। यूं कहिए कि मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दी। इतनी देर बैठी रहीं पर मुझसे एक बात तक नहीं की। उन लोगों ने तो तुम्हें पहली नजर में ही रिजेक्ट कर दिया था। क्या? रीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, वे लोग कह रही थीं कि इस लड़की को भाभी के रूप में इंट्रोड्यूस कराते हुए उन्हें बेहद शर्म आएगी। तुम्हारे घर में उनकी राय की इतनी अहमियत है? नहीं, उसकी मुझे परवाह नहीं है, पर वे दोनों मिलकर मम्मी का ब्रेन वॉश करने पर जुटी हुई हैं, इसीलिए डर लगता है। रीमा, एक काम करते हैं। क्या? तुम मेरे साथ घर चली चलो। उससे क्या होगा? वे लोग तुम्हें नॉर्मल गेटअप में देख लेंगी तो उनका नजरिया बदल जाएगा। अमित, एक किस्सा याद आ रहा है, सुनोगे? दीदी की शादी से पहले की बात है। सबसे पहले तो उनके सास ससुर आकर उन्हें देख गए। जब उन्होंने ओके कर दिया तो जीजा जी अपने एक दोस्त के साथ दीदी को देखने आए। उन्होंने जब दीदी को पास कर दिया तो जैसे लाइन लग गई। भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, रोज ही कोई ना कोई आता रहा। एक बार तो उन लोगों ने हद ही कर दी। बूढ़ी नानी मां से मिलाने दीदी को ठेठ रतलाम तक ले गए। यह सब मुझे क्यों सुना रही हो? उन दिनों हम लोगों की दोस्ती नई नई परवान चढ़ रही थी, इसीलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम मुझे इन अपमानजनक स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। पर लगता है मेरे भाग्य में भी वही सब कुछ लिखा है। आज ट्रेडिशनल पोशाक, कल नॉर्मल ड्रेस, परसों मॉडर्न आउटफिट। आज मेरे घर में, कल तुम्हारे घर में, परसों शायद किसी होटल या कैफे में। आइडिया, अमित ने ताली बजाकर कहा। कल किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं रूही और जूही को ले आऊंगा। तुम चाहो तो अपनी किसी फ्रेंड को ले आना। सॉरी अमित, जो लोग कपड़ों से या शक्ल सूरत से व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं उनके लिए मैं बार बार शो पीस नहीं बन सकती। रीमा, प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे मालूम है। तुमने अपनी मम्मी से वादा किया है कि अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो मुझसे शादी नहीं करोगे। अमित फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। और शायद इसीलिए तुम रूही और जूही को मक्खन लगा रहे हो ताकि वे मम्मी से मेरी सिफारिश कर दें। अ, तुम्हें तुम्हें यह सब किसने बताया? तुम जिस मुस्तैदी से अपनी मम्मी का ईगो सहलाने में जुटे हो, तुम्हारी वह पुरजोर कोशिश ही सारी कहानी कह जाती है। पर यह मत भूलो अमित कि मेरा भी एक आत्मसम्मान है। तुम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरे लिए भी मेरे माता पिता आदरणीय हैं। तुम उनका मजाक नहीं बना सकते। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही कह रही हूं। कल तुम आते तो देखते कि वे दोनों तुम्हारे परिवार के सामने कैसे बिछे जा रहे थे। वे तो यही मानकर चल रहे थे कि ये रीमा के ससुराल वाले हैं। इनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। उन बेचारों को क्या मालूम कि अभी तक इस रिश्ते पर हाई कमान की स्वीकृति की मोहर नहीं लगी है। सच, उन लोगों का उत्साह, उनकी तत्परता, सब कुछ कितना दयनीय लग रहा था। अमित मुंह लटकाकर बैठ गया। अमित, तुमने अपनी मां से एक कमिटमेंट की है। तुम्हारी एक कमिटमेंट मुझसे भी है। दोनों में से किसे ज्यादा तरजीह दोगे? मैं तो दोनों का तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम हो कि जरा भी कोऑपरेट नहीं करना चाहती। क्या कोऑपरेशन चाहते हो? बोलो। मैं कह रहा था, एक दिन मेरे साथ घर चली चलती, तुम्हारी बहन जी टाइप इमेज भी टूट जाती और उन लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाती। तो अमित, एक दिन उन्हें मेरे केबिन में ले आओ। मेरा व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों एक साथ देख लेंगी। मतलब घर नहीं चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी?
पर एक बार विश्वास तो दिलाओ कि वह घर मेरा है। फिर जब कहोगे, जहां कहोगे, चली चलूंगी। जिससे मिलवाना चाहोगे, मिल लूंगी। अपनी शक्ति भर उन लोगों को रिझाने की कोशिश करूंगी। और कैसा कोऑपरेशन चाहते हो, बोलो। अमित फिर चुप हो गया। ये मेरी अस्मिता की लड़ाई है अमित। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अपने घर वालों को समझाना होगा कि मैं कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं हूं। पर उनसे पहले तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा। अमित कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर बाहर निकल आया। रीमा गुमसुम सी उसे जाते हुए देखती रही। उसने तय कर लिया था कि अगर आज कल में वह लौट कर आता है तो वह समझ लेगी कि उन दोनों में प्यार जैसा कुछ है। अगर वह नहीं आता तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जानती है कि रीढ़ विहीन पुरुष के साथ वह जिंदगी नहीं बिता सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है और मुझे सुनाना, तो सुनते रहिए। ये आपका अपना पॉडकास्ट है, कहानियों का पिटारा, कथा मंजूषा, और लेकर आती हूँ मैं, यानी आपकी पॉडकास्ट सखी पूनम चंद्रलेखा। तो सुनते रहिए कथा मंजूषा।